यहाँ पे जारी हुआ है टेक्नीशियंस भर्ती को लेकर के, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली भर्ती को लेकर के। इससे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का भी जारी हुआ था। यहाँ पे जितने भी मेन यहाँ पे सवाल होते हैं सबका जवाब यहाँ पे रेलवे ने जारी किया है। फॉर्म भरने से पहले आपको जाना यहाँ पे काफ़ी जरूरी है, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला ही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर CEN 2/2024। तो डेट तो पता ही है सबको कि 9 तारीख से 9 मार्च से यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट 8/4/2024 रखा गया है, लास्ट डेट फॉर्म आवेदन करने का और पेमेंट करने का। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन। फॉर्म मॉडिफिकेशन करने का तिथि क्या है, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है या फिर पोस्ट प्रेफरेंस डालने में लगता है बाद में आपको कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस अपना सुधारना है, तो ऐसे केस में चाहो तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन का ऑप्शन इन्होंने दिया है कि यहाँ पे जो आपका मॉडिफिकेशन का लिंक है वो 9/4/2024 से लेकर 18/4/2024 से लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे। जहां से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करते हो उसी लिंक से लॉगिन करके आप लोग चाहो तो मॉडिफाई आप लोग कर सकते हो। क्रिएट एंड अकाउंट फॉर्म में जो चीज़ें आपने डाली है उन चीज़ को आप लोग नहीं बदल सकते हो, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हो, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हो, और जो RRB से फॉर्म अप्लाई किया है वो RRB नहीं बदल सकते हो। तो ये सारी चीज़ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ है जो कि आप लोग बदल सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा जो कि मॉडिफिकेशन चार्ज होगा, और ये सभी कैंडिडेट के लिए 250 देना ही होगा अगर फॉर्म में आपको सुधार करना है तो। अगर छात्र पेमेंट नहीं करते हैं लास्ट में सुधार करके तो ऐसे केस में यहाँ पे उनके मॉडिफिकेशन नहीं माने जाएंगे, और जो छात्र यहाँ पे फॉर्म पहले आवेदन किए थे वही आपका फॉर्म यहाँ पे रह जाएगा बिना मॉडिफाई हुए अगर पेमेंट नहीं लास्ट में देते हो तो। इसके बाद यहाँ पे बोले गया है कि क्रिएट एन अकाउंट वाला कोई भी ऑप्शन है और RRB आप लोग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है माई फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 8 अप्रैल 2024, कैन आई अप्लाई। यहाँ पे साफ सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे छात्र के क्वेरीज भी आ रहे थे कि सर मेरा जो रिजल्ट है 8 अप्रैल के बाद मिलेगा तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो साफ बोला गया कि नो, आप लोग बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट फॉर्म आवेदन का है 8 अप्रैल का, तो 8 अप्रैल तक जिनके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, चाहे ITI के सर्टिफिकेट हो, चाहे यहाँ पे 12वीं पास की सर्टिफिकेट हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के क्वालिफिकेशन रखते हो उसकी सर्टिफिकेट हो, तो 8 अप्रैल तक आपको डिग्री मिल जाते हैं, तब आप लोग आवेदन कर सकते हो, वरना यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाइएगा। अगर जिनके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है और वैसे छात्र आवेदन कर देते हैं तो ऐसे केस में एग्जाम तो दे पाइएगा, लेकिन DB में जाकर के दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट करने में क्या क्या की जरूरत पड़ती है, तो ऑन मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए, तब क्रिएट एन अकाउंट होगा। बाकी सारे आधार कार्ड ये सब डिटेल डालना होता है। आधार कार्ड नहीं भी है तभी आपका क्रिएट एन अकाउंट हो जाता है, दूसरे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके डिटेल दे करके। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोले गए हैं आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN 1/2024, शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर CEN 2/2024। फॉर्म भरते समय अगर ALP का जिन्होंने फॉर्म आवेदन किया है तो पहले ही अकाउंट अपना क्रिएट किया होगा, तो पूछे गए हैं कि क्या मैंने ALP के समय जो अकाउंट क्रिएट किया था मुझे दोबारा ही अकाउंट क्रिएट करना होगा 2/2024 में। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जिन्होंने भी ALP का फॉर्म भरा है और टेक्नीशियन की फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं उनको दोबारा से यहाँ पे दोस्तों क्रिएट एन अकाउंट नहीं करने हैं। डायरेक्ट आप लोग लॉगिन कीजिए जो आपका ईमेल ID या फिर जो आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है उसके थ्रू, और इसके बाद आपको टेक्नीशियन वाली डिटेल्स आ जाएगी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसमें एलिजिबिलिटी रखते हो उसके फॉर्म भर करके प्रिंट आउट आप लोग ले सकते हो। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान दीजिए कि दोबारा से क्रिएट एन अकाउंट नहीं करने ALP वालों के लिए। जो ALP का फॉर्म नहीं भरे थे ऐसे छात्र के लिए क्रिएट एन अकाउंट करना है, तब जाके यहाँ पे टेक्नीशियन के फॉर्म भराएंगे इसके बाद। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट करना कैसे है, तो यहाँ पे बोले गए हैं कि अप्लाई बटन जो अप्लाई दिया रहता है वेबसाइट पे जाइएगा तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे सारा कुछ डिटेल आपको भरना होगा, मोबाइल नंबर ईमेल ID भी देना होगा, वेरीफाई करवाना होगा, एक OTP जाएगा ईमेल पे, एक OTP जाएगा मोबाइल पे, उन सबको वेरीफाई करके आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है तो क्रिएट एन अकाउंट आपका हो जाएगा। कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट मैंने कर लिया, क्या इसको कभी बदल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, इसलिए बहुत सोच समझ के सही डिटेल डाल के अपना क्रिएट एन अकाउंट आप लोग को करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट मैंने कर लिया, इसके बाद हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, तो यहाँ पे सारा कुछ प्रोसीजर बता दिए गए फ्रेंड्स की अपना होम पेज में जाकर के लॉगिन कीजिए। क्रिएट एन अकाउंट किए होगे तो इसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें आवेदन करना चाहते हो उसका आवेदन कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है उसके लिए अलग RRB आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग RRB में आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी आगे चीज देखेंगे बाद में। कैन यूज मोबाइल टू क्रिएट
एन अकाउंट एंड फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बोले गया है कि सम फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन मॉड्यूल विल नॉट वर्क प्रॉपरली, सो प्लीज यूज डेस्कटॉप लैपटॉप। यानी बोले गया है कि क्या मैं मोबाइल से फॉर्म भर सकता हूँ? तो बोले गया है कि कुछ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे मोबाइल पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे से जाके ही आप लोग फॉर्म भरवाइए। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोबाइल से कैसे आवेदन करें। डेस्कटॉप ओपन कोई करके दोस्तों एप्लीकेशन है, उससे यहाँ पे इजीली हो जा रहा है, तो उसको आप लोग देखिएगा प्रीवियस वाली वीडियो कि मोबाइल से कैसे आवेदन करें, वहाँ से कुछ हेल्प आपको मिल जाएगा। वरना मैं तो बोलूँगा कि दोस्तों फॉर्म आवेदन कर रहे हो तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग साइबर कैफे से जाके, लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर है, तब आप लोग उससे भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। बाकी मोबाइल से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छी फोटो, अच्छी सिग्नेचर और सारा कुछ डिटेल सही सही भर के, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉगिन? लॉगिन करने का प्रोसीजर क्या है? तो ईमेल आईडी या फिर जो मोबाइल नंबर है इससे आप लोग लॉगिन कर सकते हो क्रिएट एन अकाउंट होने के बाद। हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन सिक? कितने पे लेवल है? तो 2 पे लेवल है। पे लेवल 5 की एक जॉब है और पे लेवल 2 की जॉब है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। नेक्स्ट है कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल? यहाँ पे बोले गए हैं कि क्या लेवल 5 वाले पोस्ट के लिए सिग्नल 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्या एक कॉमन ही आवेदन करना होगा? तो बिल्कुल नहीं, आपको लेवल 5 के लिए अलग से फॉर्म भरना है, लेवल 2 वाले के लिए अलग से फॉर्म भरना है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अलग से फॉर्म और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग से फॉर्म। कैन आई सबमिट ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट? तो यहाँ पे फिर से वही पूछा गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का मैं अलग सेम फॉर्म और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी सेम फॉर्म डाल सकता हूं? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपको लेवल 5 का पोस्ट होता है, इसलिए आपको अलग से फॉर्म भरना है, इसके अलग से सीबीटी लिया जाएगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पे लेवल 2 आता है, इसके लिए अलग से इसका फॉर्म भरना है, अलग से फी पेमेंट आपको दोनों में ही करना होगा। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पे लेवल? क्या दूसरे आरआरबी को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों पे लेवल में, यानी कि लेवल 5 के लिए अलग आरआरबी और लेवल 2 वाले पोस्ट के लिए अलग आरआरबी? तो बिल्कुल यस, जैसा कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं कि आप लोग लेवल 1 के लिए भी एलिजिबल हो और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी एलिजिबल हो और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी एलिजिबल हो। तो दोनों के लिए बिल्कुल आप लोग अलग अलग आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक ही आरआरबी से फॉर्म भरना है तो एक आरआरबी में भी दोनों अलग अलग फॉर्म भर सकते हो। अगर दोनों आरआरबी में अलग अलग ही चाहते हो भरने के लिए तो 2 अलग अलग आरआरबी में फॉर्म आप लोग भर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इज द फी कॉमन फॉर बोथ द एप्लीकेशन? क्या कॉमन है फी दोनों एप्लीकेशन के लिए? तो नो, आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अलग से फी देने होंगे और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले फॉर्म के लिए अलग से आपको फी देने होंगे। कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल? यानी सेम पे लेवल कहने का अर्थ है कि लेवल 2 का जो पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और लेवल 5 का जो पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, ठीक है। तो क्या इसमें हम लोग सेम आरआरबी, क्या 1 आरआरबी में सेम पे लेवल का मोर देन 1 आरआरबी यानी एक से ज़्यादा आरआरबी में भर सकते हैं एक ही पे लेवल में? तो जी नहीं फ्रेंड्स, लेवल 5 की आप लोग फॉर्म आवेदन करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही आरआरबी में फॉर्म भरिए, एक कैंडिडेट 2 फॉर्म नहीं आवेदन कीजिएगा, वरना दोनों रिजेक्ट होगा। उसी तरह से लेवल 2 का जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करना है। 2 आरआरबी में फॉर्म अप्लाई करते हो तो ऐसे किसमें आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आई हैव क्वालिफिकेशन फॉर बोथ 10+2 फिजिक्स मैथ एंड ITI प्रिस्क्राइब ट्रेड, कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर सेपरेटली? देखिए साफ साफ बोला गया कि मेरे पास 12वीं पास की भी सर्टिफिकेट है और इसके बाद ITI भी मैंने कर रखा है, तो क्या दोनों के लिए 12वीं पास सिग्नल के लिए अलग से फॉर्म और ITI वाले के लिए अलग से फॉर्म डाल सकता हूँ? तो देखिए साफ साफ बोला गया कि नो, ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये पे लेवल तो सेम है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, लेवल 2 की अंतर्गत आती है, तो आपको सिर्फ एक ही आरआरबी सेलेक्ट करना है, उसी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12वीं पास का भी डिटेल डालना है, ITI का भी डिटेल डालना है, तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपका आ जाएगा। तो 12वीं के लिए अलग से फॉर्म और यहाँ पे ITI के लिए अलग से फॉर्म नहीं डालना है, एक ही फॉर्म एक ही आरआरबी में आपको डालना होगा। इसके बाद देखिए साफ साफ बोला है कि एक से ज़्यादा आरआरबी में आप लोग आवेदन करते हो तो ऐसे केस में आपको दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे और आपको डिबार भी किया जा सकता है, यानी कि लाइफ टाइम आप लोग रेलवे की कभी जॉब्स में यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाइएगा। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सतर्क रह के भरिएगा आप लोग, 2 आरआरबी में नहीं भरना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों को, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? बोला गया है कि मैं यहाँ पे लेसिक सर्जरी में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो कैंडिडेट अंडरगोन लेसिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A3 प्लीज रेफर। तो यहाँ पे बोले गया है कि अगर A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है वो पोस्ट आपको नहीं मिल सकती है, बाकी पोस्ट मिल सकती है। तो देखा जाए तो जो यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आए हैं उसमें मैक्सिमम पोस्ट B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली है, यानी कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में लेसिक सर्जरी को अलाउ ये लोग कर रखे हैं। तो लेसिक सर्जरी वाले छात्र हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म आवेदन कीजिए, आपको ट्रैक मशीन वाली पोस्ट को छोड़ करके बाकी सारी पोस्ट मिल सकती है जिसका प्रेफरेंस आप लोग देते हो और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो। तो सिर्फ ट्रैक मशीन का
जो पोस्ट है A3 वाला वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ले6 ईयर वाले को A3 मेडिकल नहीं मिल पाता है। वाई आधार कार्ड वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बोला गया है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो बोला गया आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंट्रिंग एट एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के समय स्मूथ एंट्रिंग के लिए जरूरी होता है, तुरंत ही हो जाते हैं आधार वेरिफिकेशन से, इसलिए आधार वेरिफिकेशन आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं भी करते हैं आधार वेरिफिकेशन तो ऐसे केस में आपके पास जो वोटर आईडी है, जो आपका पैन कार्ड है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं यहाँ पे आईडी, उससे भी एंट्री मिल जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन से करवाते हो तो वो ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ठीक है, इसके लिए आप लोग स्वच्छंद हो कि कैसे आपको भरना है, क्या डिटेल डालना है, क्या नहीं। ठीक है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डोंट हैव आधार, आधार नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे बोलेगा है कि आधार कार्ड नहीं है तो इतना सारा डिटेल आपके पास है, इसमें से कोई भी, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, द सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी प्रोड्यूस, और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताइएगा वही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा CBT के समय, DV के समय और मेडिकल एग्जामिनेशन के समय। अब देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग के समय तो आपको आधार कार्ड देना होगा फ्रेंड्स, ये आप लोग मान के चलिए। बिना आधार कार्ड के ज्वाइनिंग ही नहीं होती है, क्योंकि उसी से तो आपका बैंक लिंक होता है, उसी में आपकी सैलरी आती है। तो अगर आपके पास अभी आधार है तो आधार वेरीफाई करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आप लोग ज्वाइनिंग के समय भी आधार दे सकते हो, आपकी सारी प्रोसेस हो जाती है। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माई नेम, अगर मैंने अपना नाम चेंज करवाया है लीगली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ही नहीं कि रख लिया मैंने कुछ नाम, लीगली जाके नाम अगर चेंज करवाया है तो ऐसे केस में कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे देना है। तो बोला गया है एप्लीकेंट मस्ट पोसेस अ गैजेट नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जो लीगली आपने नाम चेंज कराया है तो, और रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर नेम चेंज एंड बी प्रिपेयर टू प्रेजेंट इट अपॉन रिक्वेस्टिंग ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और DV के समय आपसे ये मांगा जाता है। अभी तो नहीं मांगा जाएगा, अभी आप लोग फॉर्म भरिएगा तो जिन्होंने भी लीगली नाम चेंज कराया है उनसे पूछा जाएगा कि क्या लीगली नाम चेंज कराया है, तो लीगली नाम चेंज कराया है उसमें टिक लगाना होगा। फिर पूछा जाएगा आपसे कि नया वाला नाम बताइए जो चेंज कराया है, और पुराना वाला नाम बताइए जो पुराना वाला पहले वाला नाम था, तो दोनों नाम आपको बता देना है, और इसी के अकॉर्डिंग DV में आपको डॉक्यूमेंट देना होगा प्रूफ। ठीक है, व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगॉट पासवर्ड टू साइन इन इनटू माय अकाउंट, अगर मैं अकाउंट बनाता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट करता हूँ और पासवर्ड भूल जाता हूँ तब मैं क्या करूँ। तो ऐसे केस में दोस्तों अपना जो है पासवर्ड बदल भी सकते हो, पासवर्ड मंगा भी सकते हो, फिर से जो ऑलरेडी है वन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करते समय अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा और फॉरगॉट पासवर्ड कीजिएगा। तो फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, एक OTP जाएगा और उसके बाद वेरीफाई होकर के अपना नया पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। इसके बाद यहाँ पे देखिए चेंज पासवर्ड, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि कैसे आपको करने हैं। कहना है चेंज माई पासवर्ड, क्या मैं पासवर्ड अपना बदल सकता हूँ, तो जी बिल्कुल बदल सकते हो। यहाँ पे चेंज माई पासवर्ड, फॉरगॉट माई पासवर्ड करके भी आप लोग बदल सकते हो, यहाँ पे प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। कहना है चेंज माई चूजन RRB, क्या एक बार RRB सेलेक्ट कर लिया फिर से RRB बदल सकता हूँ। यस, यू कैन चेंज द चूजन RRB आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे साफ साफ लिखा है यू कैन नॉट चेंज द चूजन RRB, यानी दोस्तों जो RRB आपने एक बार सेलेक्ट किया उसको नहीं बदल सकते हो। इसलिए सोच समझ के ही जिस RRB में फॉर्म भरना है उसी RRB से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आप लोग RRB नहीं बदल सकते। क्या नहीं एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन भरते समय क्या अपना डिटेल मैं एडिट कर सकता हूँ, तो जी हाँ, जब तक फाइनल सबमिट ना करो तब तक दोस्तों अपना डिटेल है जो कि यहाँ पे बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, एनी डिटेल इफ द एप्लीकेशन अदर देन द डिटेल्स एंटर ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट वाला चीज़ को नहीं बदल सकते। इसके बाद सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे एडिट आप लोग कर सकते हो फाइनल सबमिट से पहले। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, फ्री ट्रेवल पास, जो एग्जाम होंगे तो उसमें फ्री ट्रेवल पास मिलता है, तो किनको किनको मिलेगा, तो सिर्फ SC ST छात्र को मिलेगा जो यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास के लिए यहाँ पे करेंगे। टिक लगाने के लिए बोलता है कि क्या आपको फ्री ट्रेवल पास चाहिए फॉर्म आवेदन करते समय, तो वहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, तो आपको फ्री ट्रेवल पास यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है SC ST वाला। अगर जो फ्री ट्रेवल पास नहीं लेना चाहते हैं उनको SC ST का सर्टिफिकेट की अपलोड करने की जरूरत अभी नहीं होती है। हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, फ्री ट्रेवल अथॉरिटी कैसे लें, तो यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ SC ST वाले कैंडिडेट ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पे यस लगाना होगा, यस में टिक लगाना होगा कि आपको चाहिए फ्री ट्रेवल पास, तो यस में टिक लगाना होगा। फिर स्टेशन पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो वो नियरेस्ट स्टेशन आपको बता देना है। ठीक है, और बाद में जो स्टेशन जहाँ सेंटर मिलेगा वहाँ तक के लिए आपको सेकंड क्लास का यानी स्लीपर की आपको फ्री ट्रेवल का मिल जाएगा। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर कास्ट सर्टिफिकेट, और ऐसे छात्र को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा प्रूफ के लिए। हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रेवल फैसिलिटी, तो फ्री ट्रेवल पास मिलेगा कैसे, तो देखिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसी समय फ्री ट्रेवल पास करके आएगा, उसको नीचे वाला पोर्शन रहता है उसको काट करके आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें सब कुछ
डिटेल दिखा रखता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको फ्री ट्रेवल पास मिला है। टीटी उस पर साइन कर देता है, आपका वो टिकट एक तरह से बन जाता है। या फिर बोला गया है कि टिकट बुकिंग काउंटर पे आपको उसको लेके जाना है, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है प्रूफ के साथ, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है एग्जामिनेशन का, वहाँ पे एक जो है सर्टिफिकेट ये लोग बना देंगे, सॉरी जो यहाँ पे टिकट होता है सेकंड क्लास वाली वो जनरेट करके आपको दे देते हैं। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो यहाँ पे बोला गया है कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और द साइज इज बिलो 500 KB, 500 KB से कम का ही होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा, वरना नहीं अपलोड होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद व्हाट इज EBC? EBC क्या है? तो कई सारे छात्र हैं जो कि फॉर्म भरते समय EBC में टिक लगा देते हैं और गलती से टिक लगा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता, उन्हें लगता है ना कि इनका कोई ना कोई मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, कट ऑफ कम जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। EBC यहाँ पे होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी जो फैमिली BPL के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, जिनके पूरे के पूरे साल के फैमिली इनकम ही 50,000 से भी कम होता है, वैसे कैंडिडेट ही यहाँ पे EBC का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं बनता है, DM से बनता है, SDM से बनता है और बहुत कुछ वेरीफाई करके यहाँ पे बनाते हैं। इसलिए गलती से भी EBC में टिक मत लगाइएगा, क्योंकि जब सिलेक्शन हो भी गया तो DV के समय बोलेंगे कि EBC लाइए, EBC नहीं दे पाए तो ऐसे केस में नौकरी भी नहीं लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मेंशन है, मैंने भी आपको बताया था फॉर्म भरते समय भी कि बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई भी OBC वाले छात्र EBC में टिक नहीं लगाएंगे। जो EBC वाले सही हैं वही EBC में टिक लगाएंगे, क्योंकि 500 की जगह पे आपको 250 रुपये देना होगा। सिर्फ यही छूट मिलता है कि आपको 250 रुपये कम देना होता है फॉर्म भरते समय, लेकिन EBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 50,000 से कम आपकी पूरी की पूरी फैमिली इनकम होनी चाहिए, या फिर BPL कार्ड आपके पास होना चाहिए जो DV के समय दे सको, तभी आप लोग भरिएगा, EBC में टिक लगाइएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट टू गिव EBC? तो EBC आर गिवन फी कंसेशन, सिर्फ और सिर्फ फी कंसेशन मिलेगा, 500 की जगह 250 आपको लगने वाले हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। खास करके जो SC वाले कैंडिडेट हैं, ST वाले कैंडिडेट हैं, ये तो गलती से भी EBC में टिक मत लगाइएगा, क्योंकि ऐसे भी आपके 250 ही लगते हैं, तो क्यों EBC में टिक लगाना? जो फीमेल कैंडिडेट हैं ये भी EBC में बिल्कुल भी टिक मत लगाइएगा, क्योंकि फीमेल है तो आपको ऐसे भी 250 लगेगा ही, तो क्यों ही EBC में टिक लगा के फालतू का लफड़ा लेना? तो ये सब चीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, I am an EBC, what should I do? I do not have EBC सर्टिफिकेट। अगर मेरे पास EBC सर्टिफिकेट नहीं है, मैं EBC हूँ, तो क्या करूँ? कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, होना ही चाहिए। साफ साफ बोला गया है कि एनेक्शन नंबर 3 में है रेलवे के फॉर्मेट में, वो आपका होना चाहिए, तभी आप लोग माने जाओगे। नहीं है तो ऐसे केस में इफ़ दे डू नॉट, तो BPL तो कार्ड आपके पास होगा, या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसे करके कुछ भी, या फिर इज्जत MST जो कि रेलवे द्वारा जारी किया गया है, तो इनमें से होना चाहिए, या तो रेलवे का एनेक्सर नंबर में 3 में बना हुआ सर्टिफिकेट, या तो BPL कार्ड, या तो इज्जत MST बना हुआ जो कि रेलवे बनाती है। नहीं है तो फिर आप लोग EBC में टिक मत लगाइएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पे बोला गया है, EBC के बारे में और डिटेल जानना चाहो तो, आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर EBC? EBC के लिए क्या कोई रिजर्वेशन होता है पोस्ट के लिए? नो, बिल्कुल कोई पोस्ट का रिजर्वेशन नहीं होता, कोई कट ऑफ में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर रिकॉनिंग एज? एज का क्रूशियल डेट क्या रखा गया? तो 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा। ये दोस्तों एज का है, जो कि बता भी दिया गया है। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS स्टेटस? अब ये सब के लिए क्रूशियल डेट क्या है क्लेम करने के लिए? कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू दिस CEN ड्यूरिंग DV. Such candidate should be produced their original caste community certificate in principle valid as on the closing date of the submission. यानी फॉर्म भरते समय, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, उस समय तक आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल भी बने रहने चाहिए SC ST OBC EWS के, तभी आप लोग फॉर्म आवेदन कर पाइएगा, क्योंकि दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं और DV के समय वो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। 2 सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, वही सर्टिफिकेट ये लोग मांगेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देना होता है ये डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर EWS? EWS के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो पैरा नंबर 8.8 नोटिफिकेशन को देखिए, वहाँ पे साफ साफ बोला गया है EWS के लिए क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग अपना EWS का सर्टिफिकेट बनाइए, और एक फॉर्मेट भी दिया गया है लास्ट वाले पेज जो होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसमें देखिएगा EWS के कैसे बनते हैं। हु आर ऑल एलिजिबल फॉर फी कंसेशन? किनको फी कंसेशन मिलता है? तो SC को मिलता है, ST को मिलता है, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC को मिलता है। यानी 500 की जगह इनको 250 रुपये बस देना होता है फॉर्म फी के तौर पर। आई एम करेंटली सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स, आर्मी में मैं जॉब कर रहा हूँ, कैन आई अप्लाई फॉर एक्स सर्विसमैन? तो यहाँ पे बोले गए हैं यू कैन अप्लाई एज एन एक्स सर्विसमैन इफ यू विल बी रिलीज्ड विद इन 1 ईयर। यानी कि अगर अभी आप लोग आर्मी में जॉब कर रहे हो तो अभी आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने रिलीज कर दिया गया है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से और 1 साल हो चुका है, तब आप लोग इसके लिए ज़रूर यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आप लोग अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन 7/4/2025 से पहले, ऑन और बिफोर, इससे पहले आपको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाना चाहिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से फ्रॉम द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CEN। यानी कि जिस दिन क्लोजिंग डेट है
उस समय से लेकर के 7/4/2025 तक आपको रिलीज कर देना चाहिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, तब आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल हो। अगर 7/4/2025 के बाद से जिनको यहाँ पे एनओसी मिलता है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर रिलीज ऑर्डर मिलता है, तो ऐसे केस में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जॉब नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे बिल्कुल रिलीज है जो कि ले लेना है डिपार्टमेंट से नौकरी छोड़ करके। आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट एज एन एक्स सर्विसमैन, एम आई एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट अगेंस्ट दिस सीएन। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट इन ग्रुप सी एस्टवाइल ग्रुप डी इंक्लूडिंग PSUs, ये सब में आप लोग काम कर लेंगे। आफ्टर अवेलिंग फॉर द बेनिफिट गिवन टू द एक्स सर्विसमैन विल बी परमिटेड ओनली द बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन एज प्रिस्क्राइब फॉर। ये सारा चीज़ है जो कि देख लीजिएगा, खास करके यहाँ पे जो नॉर्मल छात्र के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं। हु शुड प्रोड्यूस एनओसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किन्हें एनओसी देना होगा। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट, कर चुके हैं सिविल एम्प्लॉयमेंट, या फिर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, या फिर आप लोग रेलवे एम्प्लॉई हो, या फिर सर्विंग एम्प्लॉय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में PSU में काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में DV के समय एनओसी देना होगा। यानी कहीं भी सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो या फिर PSU के अंतर्गत जॉब कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको एनओसी देना होगा DV से पहले। DV में नहीं देते हो तो ऐसे केस में नौकरी नहीं लग पाएगी। व्हाट इज द बेंचमार्क डिग्री फॉर डिजेबिलिटी फॉर PWBD, PWBD के लिए बेंचमार्क डिग्री कितना यहाँ पे रखा गया है। तो PWBD के लिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि 40% या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी PWBD में मान्य होगा। कैन PWBD अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, क्या PWBD वाले कैंडिडेट हैं, क्या UR की वैकेंसी के अगेंस्ट जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी कि UR की भी पोस्ट ले सकते हैं। तो बोला गया है PWBD कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी ऑफ एनी पोस्ट दैट आर नॉट एक्सक्लूसिवली मार्क्ड फॉर देम बट द पोस्ट मस्ट बी इंडिकेटेड एज सुटेबल फॉर दिस डिजेबिलिटी इन एनेक्सर ए। यस, यानी कि जो PWBD वाले छात्र हैं वो यहाँ पे UR की वैकेंसी में भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन वो PWBD वाले कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए सुटेबल होने चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ पोस्ट में PWBD सुटेबल नहीं है, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। हालांकि देखा जाए तो UR की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, PWBD की काफ़ी कम जाती है। तो ऐसे भी कोई PWBD वाले छात्र हैं, UR से सीट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में होंगे, काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे, तभी तो UR की सीट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फाइट तो कर सकते हो, वरना दोस्तों उतना कट ऑफ लाना होगा तभी। इससे अच्छा है कि 50 नंबर 60 नंबर लाएंगे तो अपने PWBD में नौकरी ले लेंगे छात्र, तो क्यों इतना फाइट करें। लेकिन रेलवे ने बोला है कि हाँ, UR की वैकेंसी पे फाइट आप लोग जरूर कर सकते हो, और फी एग्जाम्शन और ये सब जो है रिलैक्सेशन ये सब नहीं लेना होगा, क्योंकि UR में फाइट कर रहे हो। तो ऐसे केस में एज लिमिट का भी वही क्राइटेरिया है जो कि UR का होना चाहिए, फी का कंसेशन भी नहीं लेना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाउ डू आई नो अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस डिजेबिलिटी फॉर द पोस्ट, कैसे हम लोग जाने कि मेरी जो डिजेबिलिटी है वो किस पोस्ट के लिए सूटेबिलिटी है। तो पोस्ट पैरामीटर दिया गया है, उसका एनेक्सर नंबर ए है नोटिफिकेशन का। उसमें देखिए सारे पोस्ट के बगल में यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है कि कौन सा पोस्ट में कौन कौन से PWBD वाले हैं जो कि एलिजिबल हैं, कौन कौन से PWBD वाले नहीं एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखिए, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल माने जाइएगा। हु आर एलिजिबल टू अवेल स्क्राइब, स्क्राइब कौन ले सकते हैं। तो जो कैंडिडेट विजुअली इम्पेयर्ड हैं, कैंडिडेट हु आर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड बाय द सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसके बाद कैंडिडेट लोकोमोटर डिजेबिलिटी 1 आर एलिजिबल टू स्क्राइब फैसिलिटी। ये सारे कैंडिडेट हैं जो कि स्क्राइब ले सकते हैं। अगर खुद से एग्जाम देने में असमर्थ हो तो एक दूसरे आदमी को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। इज द रिजर्वेशन फॉर CCA, CCA का रिजर्वेशन है तो नहीं, CCA का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ओनली फॉर एज रिलैक्सेशन है एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जिनको है, बाकी के लिए पोस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं। ग्रुप डी में फायदा मिलता है, लेकिन टेक्नीशियन में आपको फाइट करना होगा सबसे। माई apprenticeship training period was more than 3 years, will I get age relaxation for the full period of my apprenticeship training। मेरे 3 साल के अप्रेंटिसशिप चले, क्या मैं पूरा का पूरा एज रिलैक्सेशन ले सकता हूँ अप्रेंटिसशिप पीरियड का। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 years ओनली। तो 3 years तक के लिए ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो अप्रेंटिस के लिए। हु आर ऑल एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ फी, रिफंड ऑफ फी कौन कौन ले सकते हैं। तो साफ साफ बोला गया है कि फॉर्म भरते में आपके जो चार्ज लगे हैं उसके पैसे आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे OBC, UR और EWS के, और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। कब, जब आप लोग पेपर दे लेते हो, CBT का एग्जाम दे लेते हो तब। जो CBT के एग्जाम देने नहीं जाएंगे फॉर्म भर के, उनके पैसे वापस नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पैसे लेने हैं रिफंड रेलवे से तो CBT का एग्जाम देना ही देना होगा, नहीं देते हो तो रिफंड नहीं आएगा। और जो पास करते हैं नौकरी ले लेते हैं, जो फेल करते हैं सबको पैसे वापस मिलते हैं जो CBT का एग्जाम देते हैं। देखिए साफ साफ बोला है कि जिन्होंने CBT का एग्जाम दिया उन सबको पैसे मिलेंगे। प्लीज़ लेट मी नो द रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी क्या है। तो रिफंड पॉलिसी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया है सब कुछ। जो पेपर में बैठेंगे एग्जाम देने जाएंगे उन्हीं के पैसे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद इज द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल
हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन। फॉर्म भरते समय सिर्फ मैट्रिकुलेशन का डिटेल आ रहा है, कैसे मैं अदर डिटेल भरूँ, 12th का, ITI का, एक्ट अप्रेंटिसशिप का, ग्रेजुएशन का। तो बोला गया है कि क्वालिफिकेशन में आप लोग जाइएगा तो 10वीं का जैसे डिटेल डालिएगा तो उसके साइड में दोस्तों ऐड का ऑप्शन रहेगा, ऐड मोर। तो ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको और भी डिटेल डालना होगा, जैसे 12th का डाल सकते हो, ITI का डाल सकते हो, एक्ट अप्रेंटिसशिप का डाल सकते हो, फिर और ऐड कीजिए, फिर और ऐड कीजिए, ऐड करते करते सारा कुछ डिटेल्स अपना डाल सकते हो। What date should I enter in the application if the only the month and the year of passing are available on the matric and the other qualification। अब मैं क्या करूं, अगर मेरे सर्टिफिकेट पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे महीना दिया गया है और ईयर दिया गया है पासिंग का, और डेट तो दिया ही नहीं गया, तो क्या मैं करूं। तो बोला गया है कि इन केस द डेट इज अनअवेलेबल ऑन द एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इंटर द लास्ट डेट ऑफ द मंथ अवेलेबल ऑन द सर्टिफिकेट। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आपका एग्जांपल में दिया कि अप्रैल 2022 लिखा है सर्टिफिकेट पे, ठीक है, अप्रैल 2022, तो आप लिखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट पे कि आपका जो सर्टिफिकेट मिला है वो 30/4/2022 को मिला है, ऐसे किन्हीं का मे लिखा है, ठीक है, तो मे लिखा है तो आप लिखिए कि यहाँ पे मई में लास्ट डेट कौन सा होता है, 31 होता है, तो 31 मई 2022 लिखिए। इसी तरह से फरवरी में मिला है आपका सर्टिफिकेट तो 29 फरवरी ऐसे करके लिखिए, या फिर जिस साल में है तो उस साल में 28 का लगा था या फिर 29 का लगा था, ऐसे गूगल पे चेक कर लीजिए एक बार और उसके अकॉर्डिंग 28 या फिर 29 आप लोग डालिए। यानी कि महीना का जो अंतिम डेट है वो आपको डालना है, सिर्फ और सिर्फ अगर मंथ और ईयर आपके सर्टिफिकेट पर लिखा है तो डेट में आपको वो डालना है, तभी फॉर्म भराएगा और बाकी आगे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। कई सारे छात्र को जो डाउट आ रहा था कि सर क्या मैं भरूँ, यहाँ से क्लियर कर दिया रेलवे ने कि ये आपको भरने हैं। विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैव बीन बाइफर्केटेड। यानी कि अगर मेरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दो भाग में बट गए हैं, डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन हो गया, डिवाइड हो गया, पहले बड़ा डिस्ट्रिक्ट था अब छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया है, मैंने पढ़ा था तो कोई और डिस्ट्रिक्ट मेंशन था अभी कोई और डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये मैं कैसे डालूँ। तो यहाँ पे बोला गया है प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट में बी मेंशनड सिंस सम डिस्ट्रिक्ट विल नॉट बी शोन फॉर द respective state in lieu of the bifurcation, that is after bifurcation of Andhra Pradesh in two state Andhra Pradesh and Telangana, district of combined Andhra Pradesh state have been divided into Andhra Pradesh and Telangana. Moreover, district of representative state have been further bifurcated, so present district state may be mentioned to avoid ambiguity। यानी साफ साफ बोल दिया गया है कि अभी का डिटेल डालिए, जो अब टूट के आपका जो राज्य है बंट गया, ठीक है, पहले कहीं और से पास किए थे, अभी राज्य आपका बंट गया या फिर डिस्ट्रिक्ट बंट गया, कहीं रह रहे थे या फिर कहीं पे आपने डिग्री पास की थी और कहीं और कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप लोग अभी का करेंट वाला आप लोग डालिए कि अभी आप लोग कहाँ पे हो और क्या चीज़ें किस डिस्ट्रिक्ट से नाम से जाना जाता है आपका, या फिर कौन से स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी कि अभी वाला ही डालिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। आई हैव डन डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। यानी मैंने डिप्लोमा किया है और डिग्री किया है इंजीनियरिंग से, क्या मैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो नो, नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ 12वीं पास वाले और ITI और एक्ट अप्रेंटिस वाले ही डाल सकते हैं, बाकी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। आई हैव डन NTC NSC, कैन आई ऐड मोर बोथ द क्वालिफिकेशन। मैंने NTC भी किया है और NSC भी किया है, यानी एक्ट अप्रेंटिस भी किया है और यहाँ पे ITI भी किया है, तो टेक्नीशियन के लिए दोनों ही डिटेल डाल सकता हूँ। तो यस, दोनों ही डिटेल डाल सकते हो। पहले अपना ITI का डालिए, इसके बाद ऐड पे क्लिक करके अपना एक्ट अप्रेंटिसशिप का भी डिटेल डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है आई हैव बोथ NTC NSC एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन इन द एप्लीकेशन। बोला गया है कि मेरे पास ITI भी है, एक्ट अप्रेंटिस भी है और इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी है, तो सब डिटेल में डाल सकता हूँ। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट इफ दे पोजेस NTC NSC क्वालिफिकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड ग्रेड। यानी कि अगर आपके पास NTC NSC और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आवेदन करना चाहते हो तो सिर्फ दो ही आप लोग डिटेल डाल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट डिप्लोमा वाले के लिए है ही नहीं। तो आपके पास ITI है या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो दोनों का ही डिटेल डाल के फॉर्म भर सकते हो, कोई बात नहीं है। एडिशनली दे कैन अप्लाई फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट इफ दे हैव ए रिलेवेंट डिप्लोमा। अगर आपके पास रिलेवेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो ऐसे केस में सिग्नल ग्रेड 1 का भी फॉर्म आप लोग डाल सकते हो, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करता है। तो प्लीज नोट दैट सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड। और जो अलग अलग टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डालना चाहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी फॉर्म डालना चाहते हैं, ऐसे केस में बिल्कुल अलग अलग फॉर्म आपको भरना होगा, क्योंकि अलग अलग पे लेवल का है, अलग अलग एप्लीकेशन डालना है, अलग अलग आपको फी पेमेंट भी लगने वाले हैं 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए डालना है। तो आई हैव कंप्लीटेड बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन इन द एप्लीकेशन। यानी मैंने डिप्लोमा भी किया है और डिग्री भी इंजीनियरिंग से किया है, क्या मैं दोनों ही डिटेल डाल सकता हूँ टेक्नीशियन के लिए? तो दोनों ही डिटेल अपना डाल सकते हो। यस, यू कैन इफ कैंडिडेट हैव द प्रिस्क्राइब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो दोनों ही डिटेल अपना डाल सकते हो सिग्नल 1 वाले फॉर्म भरते समय। आई हैव कंप्लीटेड 2 ईयर डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई। मैं 2 साल का डिप्लोमा किया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ आवेदन करने के? तो नो, ओनली 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज एक्सेप्टेड फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। जो लैटरल एंट्री वाले एक तरह से छात्र बोल रहे थे उनको एक तरह से झटका है कि देखिए
जो माना जाता था कि 3 ईयर्स के इक्विवेलेंट होता है, साफ साफ बोल दिया है कि 3 साल का डिप्लोमा रेगुलर जो किए हैं वही छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, 2 साल वाले यहाँ पे नहीं भर सकते। 3 ईयर मेंशन यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। बाकी इसके लिए रेलवे से बातचीत कर सकते हो, जो यहाँ पे फॉर्म आवेदन करने का जो लिंक है उस पर नंबर दिया गया है। आई एम ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन पे लेवल 2। मैं ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप हूँ, क्या मैं लेवल 2 वाले पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आवेदन कर सकता हूँ? तो नो, नहीं कर सकते। सिर्फ रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं वही छात्र, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं वही एलिजिबल है, डिप्लोमा एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले नहीं। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? तो बोला गया है कैंडिडेट को यहाँ पे उनके स्कैंड फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, स्कैंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और अगर SC ST से बिलोंग करते हो और फ्री ट्रेवल पास चाहते हो तो ऐसे केस में आपको जो सर्टिफिकेट है SC ST का अपलोड करना होगा। फ्री ट्रेवल पास नहीं लेना चाहते हो तो ऐसे केस में SC ST को भी अपलोड नहीं करना होता है। बाकी किसी छात्र को कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ OBC SC ST और भी बाकी जो है EWS वाले उनको खाली कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर ही डालना होता है, ठीक है। व्हाट शुड बी साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, साइज डॉक्यूमेंट का क्या होना चाहिए? तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है SC ST वाला अपलोड करना है तो 500 KB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। जो सिग्नेचर होना चाहिए वो JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और डायमेंशन दिया गया है जब फॉर्म आवेदन करते हो वहाँ पे कि फोटो कितने बाई कितना में होना चाहिए और सिग्नेचर कितना बाई कितना पिक्सल में होना चाहिए। हाउ कैन पे द फी कैसे पे कर सकता हूँ? तो ओनली ऑनलाइन माध्यम से, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और UPI सर्विस, तो तीनों माध्यम से अब कर सकते हो। पहले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आ रहा था, नेट बैंकिंग आ रहा था, UPI नहीं आ रहा था, लेकिन अब UPI भी आ रहा है तो UPI से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप लोग भी कर सकते हो। व्हाट इज द फी आई हैव टू रेमिट, तो यहाँ पे बोला गया है कि कितना फ़ी देना होगा, तो सब कुछ बता दिया गया है पैरा में कि किस छात्र को कितना कितना फ़ी लगता है। व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस का स्टेज क्या है? तो एक CBT का एग्जाम होगा, फिर DB होगा, फिर मेडिकल होगा, इसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी मेरिट में आते हो तो। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ CBT का सिलेबस क्या है? सिग्नल 1 लेवल 5 का, तो आप लोग 13.1 पैरा देखिए, उसमें साफ साफ सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। व्हाट इज द सिलेबस फॉर द CBT फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2, इसका सिलेबस क्या है? तो 13.1 B में देखिए उसका सिलेबस यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। विल देयर बी निगेटिव मार्किंग, क्या निगेटिव मार्किंग है? तो यस 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है ईच रॉन्ग के लिए। वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ माई एग्जामिनेशन, कैंडिडेट कैन चूज 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ऑफ 15 लैंग्वेज। 15 लैंग्वेज दिया गया है, फॉर्म भरते समय आपको चूज करना होगा कि किस लैंग्वेज में आपको पेपर देखना है, तो साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग है क्योंकि 15 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे उनका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, दूसरे लैंग्वेज में पेपर नहीं देखने को मिलेगा। जो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उनको दोनों ही लैंग्वेज मिलता है, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट उनका रहता है, यानी इंग्लिश में चाहते हैं तो क्वेश्चन देख सकते हैं लेकिन पेपर हिंदी में आएंगे, लेकिन इंग्लिश में ऑप्शन रहते हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश डाल दीजिएगा एग्जामिनेशन का मोड, तो ऐसे केस में सिर्फ इंग्लिश में ही आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल, क्या मुझे पोस्ट का प्रेफरेंस देना होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में? अगर जितने पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ तो बिल्कुल आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा कि कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, क्या उसकी वैकेंसी है, सबको ध्यान में रखते हुए अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। कोई छात्र को कोई और पोस्ट पसंद आता है, कोई छात्र को कोई और पोस्ट पसंद आता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डालिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भी ध्यान में रखिएगा, जिस पोस्ट का प्रेफरेंस डाल रहे हो कि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। इसके बाद देखिएगा कि उसमें कॉम्पिटिशन कितनी है, इसके बाद देखिएगा कि उसके वैकेंसी कितनी है, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने बता दिया है पहले ही दोस्तों कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना होगा सही तरीके से। इसके बाद whom should I contact in case query, अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, इतने सारे सवाल के जवाब अगर नहीं मिल पाए और भी सवाल आपके पास है तो कहाँ मैं कॉन्टैक्ट करूँ? तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप लोग 2 नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर एक ईमेल आईडी है रेलवे का, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओपन रहेगा विंडो जहाँ से दोस्तों आपकी मदद की जाएगी और कंप्लेन लॉन्च किया जाएगा रेलवे की तरफ से। हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड, कैसे जानूँ कि मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया? फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ फी पेमेंट, फी पेमेंट हो जाएगा तभी दोस्तों आपका फाइनल कंफर्मेशन यहाँ पे आएगा ऑनलाइन कि आपका हो गया है। द एप्लीकेशन विल रिसीव ए कंफर्मेशन ऑन सक्सेसफुल पेमेंट थ्रू ईमेल और SMS, और ईमेल और SMS के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली है, जो कि सबमिटेड हो गया है। अगर ईमेल SMS नहीं मिलते हैं फाइनल सबमिशन का फी पेमेंट के बाद तो समझिए कि नहीं हो पाए हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए कि फी पेमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर किसी के फी कट गए और फाइनल सबमिट नहीं हुआ तो ऐसे केस में 48 आवर्स के अंतर्गत आपके पैसे हैं जो कि रिफंड हो जाते हैं। फी लग गया और
फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है तो फिर दोबारा अपना फी पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रेलवे से भी कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो। इन केस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन बिल द फी पेड बाई मे बी रिफंडेड। अगर मेरे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, मान लेते हैं गलत मैंने फोटो डाल दिया, सिग्नेचर डाल दिया या फिर कुछ गड़बड़ी कर दी और मेरे फॉर्म रिजेक्ट हो गए, बाद में जब स्क्रूटनी होती है तो क्या मेरे पैसे वापस मिलेंगे? तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेलवे तो साफ साफ बोल रही है कि अच्छे से फॉर्म आवेदन कीजिए, प्लस 10 दिन का एक्स्ट्रा समय भी दे रही है कि कुछ गड़बड़ी कर दी हो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, नए तरीके से उसको जो भी चीज़ें हैं सुधार कर सकते हो। तो जो इतना भी करके नहीं सुधार कर पाएंगे अपना फोटो सिग्नेचर, जिनका गड़बड़ी हो गया है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं फोटो सिग्नेचर की वजह से, तो किसी भी कीमत पे आपके पैसे हैं जो कि रिफंड नहीं किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ माई एप्लीकेशन। तो बिल्कुल अपना प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पे जब आप लोग फी पेमेंट कर दीजिएगा, इसके बाद आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर वहाँ से नहीं ले पाते हो प्रिंट आउट तो फिर से लॉगिन कीजिए, जो क्रिएट माई अकाउंट किए थे वहाँ से आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, और उसमें लॉगिन करके अपना सब कुछ दिखाते रहेगा, आपका सारा कुछ डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ, और वहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन रहेगा तो उस पर प्रिंट पे क्लिक करके अपना प्रिंट ले सकते हो। और एक डॉक्यूमेंट आप लोग PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने ईमेल पे या फिर कहीं पे सेव करके मोबाइल में कंप्यूटर में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर एप्लीकेशन गुम भी जाती है प्रिंट आउट हार्ड कॉपी वाली तो बाद में वो हेल्पफुल साबित हो सकती है DB के समय जब मांगे जाते हैं तो यहाँ पे टोटल 72 FAQ का जवाब दोस्तों रेलवे ने यहाँ पे जारी कर दिया है, जो कि टेक्नीशियन भर्ती के लिए है। आई थिंक कि सारा डाउट लगभग आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो रेलवे से डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हो, जो कि यहाँ पे साफ साफ ये लोग बता रखे हैं कि इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो रेलवे का 2 नंबर और जो यहाँ पे ईमेल ID दिया गया है उस पर, ठीक है। तो इसके अलावा भी और कोई कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।